दोस्तों, एक ऐसा दौर भी था जब बॉलीवुड में फिल्में बन तो रही थीं, लेकिन पैसा गायब हो रहा था। थिएटर हाउसफुल थे, सितारे आसमान पर थे, लेकिन इसकी चमकती दुनिया में पर्दे के पीछे खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। फिल्म रिलीज होने से पहले ही अंडरवर्ल्ड उसकी पायरेटेड कॉपियां ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा था। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए मुंबई माफिया के डॉन फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स पर लगातार दबाव डाल रहे थे और इसका सीधा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को झेलना पड़ रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सिनेमा के सुपरस्टार्स अपने स्टेटस को छोड़कर सड़कों पर आए। दोस्तों, ये कदम हमने जोश में नहीं होश में उठाया है। 21 अक्टूबर 1986 बंबई की सड़कों पर फिल्मी सितारों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुनील दत्त, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, अमिताभ बच्चन और इन सब के बीच एक ऐसा नाम जो इस आंदोलन की असली आवाज बनकर उभरा, मिथुन चक्रवर्ती। अभी हम बेवकूफ है कि वो सही है, इसका फैसला आपके हाथों में है। उस दिन कैमरे बंद थे और सड़कों पर हकीकत चल रही थी। ना कोई फिल्म स्क्रिप्ट, ना कोई पीआर स्टंट, सिर्फ एक मांग, और उनके साथ खड़ा था लाखों लोगों का जन सैलाब जो कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सरकार और पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ सड़क पर उतरना पड़ा? क्यों इस पूरी लड़ाई की कमान मिथुन दा ने संभाली? कैसे उन्होंने लाखों लोगों के साथ साथ खुद बाला साहब ठाकरे को भी इस आंदोलन में खड़ा कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया था कि इन सितारों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आज हम जानेंगे 1986 की उस ऐतिहासिक हड़ताल की पूरी कहानी जिसने बॉलीवुड की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 80 का दशक, बाहर से देखो तो बॉलीवुड अपने सबसे चमकदार दौर में था। शहर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स, सिनेमा घरों के बाहर टिकटों के लिए लंबी कतारें और हर शुक्रवार एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिलीज। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये इंडस्ट्री अजेय है, जैसे इसका सफर कभी रुक ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि इसकी चमक के पीछे एक खामोश गिरावट शुरू हो चुकी थी, जिसे उस वक्त बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। असल खेल शुरू हुआ था सिनेमा हॉल के बाहर, जहां फिल्मों का दूसरा अनऑफिशियल वर्जन बिक रहा था। वीसीआर और वीडियो कैसेट के दौर ने एक नई दुनिया बना दी थी, जहां फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी कॉपी मार्केट में आ जाती थी और दर्शक थिएटर से हटकर इन सस्ते विकल्पों की तरफ जाने लगे। यानी जो फिल्म करोड़ों कमा सकती थी, उसका बड़ा हिस्सा रिलीज से पहले ही लीक हो जाता था। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं थे, बल्कि इसमें अंडरवर्ल्ड का भी हाथ जुड़ चुका था, जो इस पायरेसी और ब्लैक मार्केट के जरिए भारी पैसा बना रहा था। यानी सिनेमा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये एक ऐसा खेल बन चुका था जहां असली कमाई किसी और के पास जा रही थी। और तभी इस पहले से जूझ रही इंडस्ट्री को लगा दूसरा झटका, जब महाराष्ट्र सरकार ने फिल्मों पर एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर लागू कर दिया जिसने हालात को और भी खराब कर दिया। पहले से ही भारी टैक्स देने वाली इंडस्ट्री पर स्पेशल सर्विस टैक्स जोड़ दिया गया और कुल टैक्स बढ़ते बढ़ते 177% तक पहुंच गया। यानी अगर किसी फिल्म का टिकट बिकता तो उसका बड़ा हिस्सा सीधे सरकार के पास चला जाता। एक उदाहरण दूं तो अगर कोई निर्माता 1 करोड़ की फिल्म लगाता तो पहले सरकार 1,77,00,000 रुपए की मांग कर लेती और ऊपर से सेल टैक्स अलग से। अब हालात ये हो गई थी कि फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप, कमाई का गणित भी बिगड़ चुका था और इसका असर सिर्फ बड़े नामों तक सीमित नहीं था। फिल्म सिटी में काम करने वाले लाखों लोग, जैसे कि लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सेट डिजाइनर, जूनियर आर्टिस्ट, जो रोज की कमाई पर जीते थे, उनके घरों पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा। इंडस्ट्री के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब ये संकट छुपाए नहीं छुप रहा था। प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिक, जो आमतौर पर अपने अपने फायदे के हिसाब से काम करते थे, अब एक ही लाइन में खड़े नजर आने लगे, क्योंकि इस बार नुकसान किसी एक का नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री का था। इंडस्ट्री के बड़े लोग एक साथ बैठने लगे, टेबल पर आंकड़े रखे गए और हर मीटिंग के साथ एक बात और साफ होती गई कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो बॉलीवुड सिर्फ नाम का रह जाएगा। कई लोगों ने सरकार से बातचीत का रास्ता सुझाया, फाइलें भेजी गई, प्रतिनिधि मंडल मिला, अपनी बात समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब वही पुराना, हम देख रहे हैं।
सरकार को लगा कि इंडस्ट्री वालों का क्या, कुछ दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। फिल्म सिटी के वो सेट जो हमेशा रोशनी, शोर और भागदौड़ से भरे रहते थे, वो सब एकदम खामोश हो गए थे। लाइट्स बुझ चुकी थी, कैमरे बंद थे, शूटिंग्स रुक चुकी थी और जिन साउंड स्टेज पर हर दिन कहानियां जन्म लेती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। देश भर के सैकड़ों सिनेमाघरों के बाहर नो शो के बोर्ड लटक रहे थे, टिकट खिड़कियां बंद थीं और जो भीड़ कल तक फिल्मों के लिए उमड़ती थी, वो आज खाली सड़कों में बदल चुकी थी। ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो दिन था जब बॉलीवुड ने खुद को रोक दिया था। 27 फरवरी 1986, जब पहली बार इस इंडस्ट्री ने अपने ही पहियों को थाम लिया, क्योंकि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था, इसके पीछे महीनों की बेचैनी, नुकसान और अनदेखी छिपी हुई थी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब हर कोई समझ चुका था कि अब अगर नहीं रुके तो शायद हमेशा के लिए रुक जाएंगे। हालांकि हड़ताल के बाद भी हालात नहीं सुधरे, बल्कि और बिगड़ते चले गए। लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने सोचा कि ये सितारे हैं, कुछ फोटो निकलवा कर चले जाएंगे। मीडिया को भी ये मजाक लग रहा था, वो हेडलाइंस दे रहे थे बॉलीवुड ऑन स्ट्रीट्स। मगर इस बार समस्या वाकई गहरी थी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नुकसान बढ़ रहा था और अब ये सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि उससे जुड़े लाखों लोगों की लड़ाई बन चुकी थी। इंतजार लंबा हो रहा और अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सरकार खुद आगे आएगी या अब इस आंदोलन को किसी और दिशा में ले जाना पड़ेगा। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां इस खामोशी को आवाज मिलती है। मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा ने इस आंदोलन को एक नई दिशा देने का फैसला किया और वो सीधे मातोश्री पहुंच गए, जहां बाला साहेब ठाकरे से उनकी मुलाकात हुई। मिथुन दा जानते थे कि बंबई में सिर्फ सरकार से बात करके ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसके लिए सड़कों की ताकत चाहिए और वो ताकत बाला साहब के साथ खड़ी थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट अपनी बात रखी। बाला साहेब, ये फिल्म इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं है, ये मुंबई की आत्मा की लड़ाई। अगर सिनेमा रुक गया तो इस शहर की धड़कन रुक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कैसे ये इंडस्ट्री हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को जोड़ती है, लाखों लोगों को रोजगार देती है और सरकार को भी करोड़ों का राजस्व मिलता है। लेकिन मौजूदा हालातों में फिल्म बनाना लगभग नामुमकिन है। बाला साहेब ने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर साफ शब्दों में कहा, इस हड़ताल में मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ, अब अगर जमीन पर कोई परेशानी आए तो समझ लेना बाला साहेब तुम्हारे पीछे खड़ा है। लेकिन मिथुन दा यही नहीं, सीधे फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों के बीच पहुंचे जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। यूनियंस, टेक्नीशियंस, लाइटमैन्स, स्पॉट बॉय, सेट पर काम करने वाले मजदूर। उन्होंने उनसे कहा, ये सिर्फ स्टार्स की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई। अगर सिनेमा रुका तो तुम्हारे घर कैसे चले, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। उनकी बातों में सच्चाई थी और वही सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंची। धीरे धीरे हजारों लोग इस हड़ताल में जुड़ते चले गए और देखते ही देखते ये सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री स्ट्राइक नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। 10 अक्टूबर 1986 वो दिन जब मुंबई के सड़कों पर इतिहास लिखा जा रहा था। करीब 1 लाख लोगों का जन सैलाब, जिसमें सबसे आगे थे मिथुन चक्रवर्ती, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। उनके साथ राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना जैसे बड़े नाम भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। और इसलिए जो भी कामयाबी होगी वो किसी एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, वो सारी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी होगी। और इनके पीछे खड़े थे वो हजारों लोग जो सिनेमा को असली रूप देते हैं। लाइटमैन, स्पॉट बॉय, टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट। उस दिन सिनेमा ने अपने कैमरे खुद पर घुमा दिए थे। मरीन ड्राइव से लेकर जुहू तक सड़कें लोगों से भर चुकी थी और हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, हम फिल्म बनाते हैं, सरकार लूट लेती है। तुमने मशीनें इंपोर्ट की हैं, तुमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, तुमने कंप्यूटराइजेशन एक्सपोर्ट किया है, लेकिन तुम कल्चर हरगिज इंपोर्ट नहीं कर सकते। जो सितारे कल तक सिर्फ मनोरंजन का चेहरा थे, आज वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बनकर लोगों से अपील कर रहे थे। उनके हाथों में ना कोई हथियार था, ना कोई ताकत का प्रदर्शन, सिर्फ पोस्टर थे जिन पर लिखा था, हम कलाकार हैं, आतंकवादी नहीं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उस दिन ये आंदोलन गुस्से से ज्यादा दर्द का प्रतीक था और यही वजह थी कि यह नजारा सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि कैमरों को भी झकझोर गया। अभी हम बेवकूफ हैं कि वो सही हैं
इसका फैसला आपके हाथों में है। मंच पर एक के बाद एक कई सितारे आए। किसी ने सरकार से अपील की, किसी ने इंडस्ट्री की हालत बताई और हर आवाज में एक ही बात थी, अब हम चुप नहीं रहेंगे। यह आंदोलन अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचने लगी। दोस्तों, ये कदम हमने जोश में नहीं होश में उठाया है। मीडिया जो शुरुआत में इसे हल्के में ले रहा था, अब उसी ने इस आंदोलन को हर घर तक पहुंचाया और पहली बार बॉलीवुड की लड़ाई देश की लड़ाई बनती हुई नजर आने लगी, जिससे मुंबई की सरकार हिल गई। अगले कुछ दिनों तक यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया और अब इसकी गूंज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। आखिरकार मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया, बॉलीवुड के प्रतिनिधियों को बुलाइए, बातचीत करनी होगी। मीटिंग तय हुई और कमरे में आमने सामने बैठे थे, एक तरफ सरकार के मंत्री और दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे यश चोपड़ा, राज कपूर, सुभाष घई, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सुनील दत्त। माहौल भारी था और उस खामोशी में महीनों का गुस्सा और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। इस खामोशी को तोड़ते हुए यश, अगर सरकार सच में हमें सम्मान देती है तो ऐसे टैक्स क्यों जो हमारी सांसें रोक रहे हैं? उनके बाद राज कपूर बोले, हम हर शुक्रवार इस देश को खुश कर दें, लेकिन हमारी खुशी ही हमसे छीन ली गई। कमरे की हवा जैसे थम सी गई और तभी अमिताभ बच्चन ने अपनी गहरी आवाज में वो बात कही जो इतिहास बन गई। अगर सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की आवाज नहीं सुनी तो हम फिल्में बनाना बंद कर देंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार की सीधी चेतावनी थी। और अगले ही दिन यही बात अखबारों की हेडलाइन बन गई, अमिताभ's वार्निंग शेक्स स्टेट्स, जिसने सच में सरकार को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 3 दिन के भीतर दोबारा मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। अब सरकार बोलने से ज्यादा सुनने की स्थिति में थी। अब सरकार के सामने पहली बार पूरे नुकसान के आंकड़े रखे गए और फिर मुख्यमंत्री ने वो बात कही जिसका सबको इंतजार था, हम इस टैक्स पर पुनर्विचार करेंगे और पायरेसी पर सख्त कदम उठाएंगे। बस इतना सुनना था और महीनों से जमा हुआ गुस्सा तालियों में बदल गया। हड़ताल खत्म हुई और बॉलीवुड ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की। कुछ ही दिनों में फिल्म सिटी फिर से जाग उठी, लाइट्स जली, कैमरे घूमने लगे, क्लैप बोर्ड की आवाज गूंजने लगी और मुंबई ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि 70 से 90 के दशक में मिथुन दा, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र और देवानंद जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारों में से आपको पसंदीदा रेट्रो बॉलीवुड स्टार कौन लगता है और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि हिंदी सिनेमा के इतिहास की ऐतिहासिक घटना हर भारतीय तक पहुंचे। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद भारत।